हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। और इसका हमने एक चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर का, जिसमें हमने ये सारी चीजें जानी थी भारत के क्षेत्रफल के बारे में और भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। ये सब हमने देखे थे कि किस अक्षांश से किस अक्षांश पर स्थित है, कौन से देशांतर से कौन से देशांतर पर स्थित है। ये सारी चीजें जानी। हमने जाना था कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान है, देखो ऊपर में थोड़ा सा लगा हुआ है, मैंने आपको मैप पे भी समझाया था। ऊपर में थोड़ा सा लगा हुआ है अफगानिस्तान है। और ये पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा इससे हमारी सीमा मिलती है। और चीन है, और नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। और नीचे क्या है, ये है हम श्रीलंका। और साथ में हमारी जो जलीय सीमा है वो मालदीव से भी मिलती है। तो जलीय सीमा किस किस से मिलती है? मालदीव से और श्रीलंका से। बाकी इन सब से हमारी स्थलीय सीमा मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान रखना इस पूरे मैप को अपने माइंड में। ठीक है, एनसीईआरटी बता रही है कि अफगानिस्तान भी लद्दाख से मिला हुआ है। ठीक है, तो हमें ये मानना है कि अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें भारत का इसमें मैंने आपको बताया था अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, तो वही चीज विस्तार से यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं। और देखो, सबसे अच्छी चीज ये है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। देखो, सब राजधानियों के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और इसकी असम की दिसपुर, ये पूरा दे रखा है, ये आपको याद करना चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें सारी राजधानियां याद है, लेकिन सारी याद नहीं है। और नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। और देखो, ये हम बोर्ड पर नहीं देख रहे हैं, उसका मेन वजह ये है कि इतना क्लियर मैप आपको नहीं दिख पाएगा बोर्ड पर। ठीक है, जितना क्लियर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन पर आपको बता रही हूँ। अगर मैं आपको बोर्ड पर ही पढ़ाती तो आपको उतना क्लियर नहीं दिखता, और फिर क्या फायदा है जब आप चीजों को क्लियर ना दिख पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। और इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, या फिर आपने इसके पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू एक थ्योरी की। आपको 6 क्लास के एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखने हैं, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख लेना। और उन दोनों प्लेलिस्ट में 6 के 7th और 8th क्लास की भी वीडियोज मिलेंगी। ठीक है, ज्योग्राफी की। और अभी तक आपने ये सभी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है, तो आप इन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो, मैं ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइंस पढ़ती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी, तो आप अपनी अपनी बुक खोल के बैठना। ठीक है, ऐसा नहीं है बिना बुक के ऐसी कहानी सुनने के लिए आप बैठ गए हो। तो आप अपनी अपनी बुक खोल के बैठना, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी। ठीक है, तो आप अपनी अपनी बुक खोल के बैठना, और ये वाला जो सीन है ये आप अपनी बुक में निकाल लीजिए। और ये वाला जो है मैप, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती जाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ और आपको समझाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और ये यहाँ से देखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अब देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो इसकी भारत की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली है। ठीक है, और मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ आजकल, हाल फिलहाल। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, और ये यहाँ की लगभग है दिल्ली। ठीक है, और भारत की राजधानी दिल्ली है। और जो भारत के बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य जो है, उनका विभाजन किस आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा राज्य अलग बना दो, हम मराठी भाषी रहेंगे। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो उन्होंने बोला हमारा राज्य अलग बनाओ, हमारे राज्य में बस गुजराती बोली जाएगी, है ना। तो हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का कार्य करता है मतलब वो हमारी रक्षा कर रहा है। ठीक है, ना केवल वो हमारी दुश्मनों से रक्षा कर रहा है, बल्कि जो साइबेरिया में जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कहाँ से आ रही हैं, जो
ध्रुवों से आ रही है, ठीक है, जो बर्फ से जमे हुए ध्रुव है, वहां से जो ठंडी ठंडे तूफान आ रहे हैं, उनसे भी हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है। अगर हिमालय नहीं होता तो वो सारी हवाएं भारत के अंदर एंट्री करती हैं और भारत में और भी ज्यादा ठंड पड़ा करती, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम तथा आल्य, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हिम का मतलब होता है बर्फ और आल्य का मतलब होता है घर, यानी कि बर्फ का घर, है ना। नेक्स्ट है इसमें हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है, एक श्रृंखला, दो श्रृंखला और तीन श्रृंखला, ठीक है, तीन श्रृंखलाओं में बांटा गया है। और सबसे उत्तर वाली श्रृंखला को हम वृद्ध हिमालय बोलते हैं। कौन सी को हम वृद्ध हिमालय बोलते हैं? देखो ब्लैक कलर ले लेती हूँ, रेड में आपको पता नहीं चलेगा इसमें ज्यादा, एक मिनट। हाँ, देखो ऊपर वाली श्रृंखला को क्या बोला गया है? वृद्ध हिमालय। ये जो है इसको बोला गया है वृद्ध हिमालय, है ना। और इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री मतलब हिम हिम पूरा की पूरा हिम से ढकी हुई, ठीक है। तो इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, वृद्ध हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को, ठीक है, ऊपर वाली श्रेणी को। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट इसी में है। और इसका जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? वो हमारे भारत में नहीं है। अगर आपको गलत फहमी हो कि माउंट एवरेस्ट भारत में, तो भारत में नहीं है, वो कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में है। हिमाद्री कौन सा था? ये वाला, ठीक है। ऊपर वाली जो श्रृंखला है वो हिमाद्री है। इसके दक्षिण में कौन सा है? मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, हिमाचल भी बोलते हैं। यानी कि ये जो श्रृंखला है, ठीक है, सॉरी, ये जो दूसरे नंबर की श्रृंखला है, ठीक है, जो दूसरे नंबर की श्रृंखला है, इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री, या सॉरी, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं। ऊपर वाले को हिमाद्री या वृद्ध हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं? वृद्ध हिमालय या हिमाद्री। बीच वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है, बीच वाली श्रृंखला को। और सबसे नीचे वाली श्रृंखला को क्या बोलते हैं? सबसे नीचे वाली श्रृंखला को बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। और हमारा जो ऋषिकेश है वो शिवालिक में है, ठीक है। शिवालिक वाली श्रेणियों में है ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश का नाम सुना होगा ना, वो इसमें है, शिवालिक में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय के दक्षिण में भारत का मैदानी मैदानी भाग स्थित है। देखो मैंने आपको बताया था पीछे, मैदानी भाग कहाँ है? देखो मैदानी भाग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो गंगा और यमुना का जो दोआब है, ये क्या है? ये पूरा की पूरा मैदानी भाग है, ठीक है। और ये विशाल मैदानी भाग है और पूरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इसकी वजह से गंगा यमुना की सहायक नदियों की वजह से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, साफ आपको दिखाई दे रहा है गंगा नदी और यमुना नदी की सहायक नदियां, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो मैदान है, इसमें न केवल गंगा, न केवल यमुना, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बना रही है? डेल्टा बना रही है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, क्योंकि स्वच्छ पानी मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है। उसकी वजह से ये जो गंगा यमुना नदी बह रही है, ये न केवल स्वच्छ पानी ला रही है, जबकि पहाड़ों की बेशकीमती मिट्टी भी लेके आ रही है, जो अच्छी मिट्टी है उसको भी लेके आ रही है। तो उसकी वजह से ये पूरा की पूरा इलाका कैसा है? जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, जो कृषि करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पर खेती अच्छी होती है, यहाँ पर पानी की सुविधा है, यहाँ पर जलवायु अच्छी होती है, तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उत्तर के मैदान का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है भारत में, ठीक है। ये क्या है? सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? अगर भौगोलिक विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो उत्तरी मैदान में, ठीक है, उत्तर के मैदान में। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। महामरुस्थल कहाँ है? एक मिनट। महामरुस्थल है हमारे राजस्थान में, ठीक है, इसमें राजस्थान का जिक्र दिया हुआ है। तो महामरुस्थल है राजस्थान में, वो कहाँ है? देखो यहाँ पर है। ये पूरा की पूरा कैसा है इलाका? ये मरुस्थल का इलाका है, ठीक है। तो यह शुष्क है, गर्म है और रेतीला है। अब जब जब यहाँ नमी है ही नहीं बिल्कुल भी,
एटमोस्फेयर में नमी नहीं है, तो यहाँ की मिट्टी ने कैसा रूप ले लिया है, रेत का। ठीक है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, रेतीली है और गर्म है। गर्म क्यों है, क्या आपको पता ही है कि कर्क रेखा यहाँ से निकली है 23.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ से निकली है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो अब कर्क रेखा के आसपास आपको पता ही है गर्मी रहेगी, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। ठीक है, इन तीनों रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, तो यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। अब जब पानी नहीं है तो वनस्पति क्या करेगी। ठीक है, वनस्पति तो वहीं हो गई ना जहाँ पानी होएगा। नेक्स्ट आपके बुक में दे रखा है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है, देखो मैंने आपको ये सारी चीजें बता भी दी हैं बोर्ड पर पिछले पार्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा की पूरा पठार है। देखो पहाड़ में और पठार में क्या अंतर होता है, पहाड़ जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, पठार जो बने होते हैं वो पूरा की पूरा पत्थर का बना होता है। जिस तरह के पत्थरों का यूज आपके घर बनाने के लिए किया जाता है ना, उस तरह के पत्थरों के बने हुए होते हैं ये पूरे के पूरे पठार, है ना। तो ये पठार है, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको प्रायद्वीपीय, क्योंकि ये तीनों तरफ से जल से घिरा है ना। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये मैंने बना दी, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं तथा घाटियां भी हैं। घाटियां किसको बोलते हैं, जो पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है। एक मिनट, मान लो यहाँ ये 4 पहाड़ है। ठीक है, ये बड़े बड़े पहाड़ है मान लो। ठीक है, ये बड़े बड़े 4 पहाड़ हैं और इनके बीच में जो स्थान रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम घाटी। ठीक है, ये जो बीच वाला स्थान रहेगा ये प्लेन रहेगा, है ना। अब जैसे जो शहर है नैनीताल शहर है, वो कहाँ है, घाटी में स्थित है। नैनीताल क्या है, एक तरह से घाटी है। और पास क्या है, पहाड़ है और बीच में थोड़ी सी समतल जगह है। नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, आप उधर मत समझ लेना, दक्षिण भारत में, मैं वहां समझा रही हूँ। तो नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में क्या है कि नैनीताल के आसपास क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं और बीच में कुछ समतल जगह है, उसको बोलते हैं घाटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें बहुत सारी घाटियां हैं और पहाड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। देखो अरावली कहाँ है, देखो अरावली है हमारे राजस्थान से होती हुई, और ये कहाँ तक जा रही है, ये दिल्ली तक जा रही है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जा रही है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो विश्व में सबसे पुरानी है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसलिए नहीं है क्योंकि अरावली क्या है, वो युवा अवस्था में नहीं है। जैसे हिमालय युवा अवस्था में है, अभी हिमालय की जो हाइट है वो हर रोज बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है, लेकिन जो अरावली है वो बढ़ना बंद हो गया है। तो ये बहुत सारे सालों से बढ़ नहीं रहा है, और क्या हो रहा है, घिसाव हो रहा है। अब हवा के जरिए धूल के कुछ कण ऊपर से हट रहे हैं, कुछ बारिश के जरिए मिट्टी फिसल रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पहाड़ जो है वो कम हो गए। ठीक है, उनकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। नेक्स्ट है विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियां। देखो ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। विंध्या श्रृंखलाएं और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। आप देख पा रहे हैं इन दोनों को, ये महत्वपूर्ण है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी निकलती है। देखो नर्मदा कहाँ से निकलती है और तापी कहाँ से निकलती है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो नर्मदा, ये वाली जो है वो नर्मदा है, पहले विंध्या की पहाड़ियां, फिर नर्मदा नदी, और फिर सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बाद में कौन सी नदी है, तापी नदी। और इन नदियों की दिशा कैसी है, इन नदियों की दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ठीक है, मतलब यहाँ के पहाड़ों से ये निकल रही है और जा कहाँ रही है, ये अरब सागर में जाकर गिर रही है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर रही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसके पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, इस पठार के पश्चिमी घाट या सह्याद्री के पूर्वी घाट में स्थित है। देखो बहुत सारी नदियां यहाँ से निकल रही हैं, इसको बोलते हैं सह्याद्री, या इसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, इस वाले घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, और इसको हम पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो ब्राउन कलर की पहाड़ियां हैं, ये पूरी की पूरी श्रृंखला है। ये यहाँ से महाराष्ट्र से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक है, ये केरल तक है। ठीक है, तो ये जो पूरी जो पहाड़ियां हैं इसको हम सह्याद्री बोलते हैं और पश्चिमी घाट भी बोलते हैं। और यहाँ से बहुत सारी नदियां निकली हैं, मैंने पीछे आपको बताया पिछले पार्ट में। और ऐसे ही पूर्व में भी इन पहाड़ों से कुछ कुछ नदियां निकली हैं, और वो
जो पूर्वी घाट से निकली हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जो पश्चिमी घाट से निकली हैं वो अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, यानी कि ये जो पहाड़ियां हैं ये बिल्कुल एक जैसी हैं, जबकि पूर्वी घाट बीच में से टूटा फूटा है। देखो ये है ना, देखो ये तो पूरी लाइन आ ही रही है नीचे तक, जबकि ये बीच बीच में से टूटा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पहाड़ियां का विस्तार नहीं दिखाई दे रहा है। उसका मेन कारण क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ नदियों के डेल्टाओं ने इन पहाड़ों को काट दिया है। ठीक है, हजारों वर्षों में नदियों के पानी ने इन पहाड़ों को काट दिया है, इसलिए ये कैसा है, कटा छटा है। ठीक है, इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा की प्रचुर मात्रा है। ये यहाँ का जो पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो पठार है, और आपके झारखंड में जो पठार है, यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोहा, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में मतलब ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हो गई। अब इसका पश्चिमी घाट का पूर्व तो हो गया इधर, ठीक है, और पश्चिम किधर हो गया, इधर हो गया। ठीक है, पश्चिम हो गया इधर और पूर्व हो गया इधर, यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी मैदान में, पूर्वी ये पूर्वी घाट है, ठीक है, पूर्वी घाट का पश्चिम तो इधर हो गया और पूर्व हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की और यहाँ की बात हो रही है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय हैं, यानी कि बहुत छोटे हैं। अब पहाड़ियों की बात क्या है, थोड़ा सा समतल मैदान भी है, तो ये कैसे हैं, छोटे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, यानी कि ये वाला जो है ये चौड़ा है, जबकि ये पश्चिमी घाट वाला छोटा है। वहीं पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, देखो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां, एक मिनट, हाँ, देखो पूर्व की तरफ बहने वाली कौन सी नदियां हैं, महानदी है, देखो ये बह रही है महानदी। ठीक है, ये उड़ीसा में और उसमें छत्तीसगढ़ में है, ये नदी महानदी है। गोदावरी है, देखो ये महाराष्ट्र से निकली है और महाराष्ट्र होते हुए और ये आंध्र प्रदेश में के लगभग डेल्टा बना रही है। दूसरी है कृष्णा नदी, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बह रही है। और तीसरी है ये कावेरी नदी। देखो ये मत मान लेना केवल ये 3-4 नदियां हैं, इनकी बहुत सारी सहायक नदियां, बहुत अनगिनत सहायक नदियां हैं इनकी। ठीक है, और ये कावेरी नदी केरल और तमिलनाडु में बह रही है। तो ये सारी नदियां हैं, और ये सारी नदियां नदियां कहाँ गिर रही हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। नेक्स्ट है ये नदियां अपना मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखो ये नदियां जिन पहाड़ों से निकली हैं उन पे भी तो मिट्टी होगी, बेसकिन की मिट्टी होगी, अच्छी मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, तो उन सभी मिट्टियों को लाके ये कहाँ छोड़ देती हैं, अपने डेल्टा में। तो इनका भी डेल्टा कैसा है, बहुत उपजाऊ है। डेल्टा यानी त्रिकोण स्थान बनाना। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये देखो ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है। ठीक है, मतलब ये त्रिकोण इस तरह से त्रिकोण बना रही है। अब बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि ज्योमेट्री वाला त्रिकोण बना रही है, ऐसे ये प्राकृतिक चीजें हैं तो इस तरह से नहीं दिखाई देगा, लगभग त्रिकोण जैसा बना रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस स्थान को बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और देखो एक और कुछ कॉलम्स रह गए हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जड़ोद निक्षेप के बारे में दे रखा है, मैंने बताया आपको मैदानी इलाका कैसा है, जड़ोद के वहां पर निक्षेप है। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेप कर दी जाती है ना। नेक्स्ट इसमें दे रखा है सहायक नदी के बारे में। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको बोलते हैं सहायक नदी। यानी कि छोटी छोटी नदियां जब बड़ी नदी में मिल जाती हैं तो उन छोटी नदियों को क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला जो कॉलम दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, कैसी है, ट्रायंगल है ना। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदियों के मुहाने पर बनता है। कौन कौन सी नदियां बना रही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें
ये दे रखा है, ये आपकी एक्टिविटी का काम है, तो ये आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे प्लॉलिप कहा जाता है। जब जीवित प्लॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य प्लॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे काफी ऊ- अ, काफी ऊंचे हाँ, अन्य प्लॉप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और चित्र दे रखा है 6.4 में, प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह के ये प्रवाल बने द्वीप बने हुए हैं बीच में। और ये किसकी वजह से बने हुए हैं? ये बने हुए हैं ये प्रवालों के मृतक शरीर है एक तरह से, और देखने में हमें चट्टान जैसे लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। और नेक्स्ट हम देखेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों को मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।